कैसे हो? उम्मीद है आप घर पर हैं और सुरक्षित और स्वस्थ हैं। चलिए आज हम कक्षा 12वीं गृह विज्ञान इकाई 2 नलिका विहीन ग्रंथियों को पढ़ेंगे। इसके पहले इकाई में हमने श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिवहन, भ्रमण परिसंचरण तंत्र पढ़ा था। आज नलिका विहीन ग्रंथियों को पढ़ते हैं। तो नलिका विहीन ग्रंथियाँ क्या होती हैं? शरीर के विकास और विभिन्न जैविक क्रियाओं के ऊपर बाहरी वातावरण के परिवर्तनों का प्रभाव तथा जैविक क्रियाओं का नियमित नियंत्रण एवं संचालन करने में और रक्त तंत्रिकाओं के अतिरिक्त नलिका विहीन तंत्रिक ग्रंथियों द्वारा यह कार्य होता है। फिर से देखिए, विकास और विभिन्न जैविक प्रतिक्रियाओं के ऊपर बाह्य वातावरण के परिवर्तनों का प्रभाव तथा जैविक क्रियाओं का नियमित नियंत्रण एवं संचालन करने में रक्त तंत्रिकाओं के अलावा नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा भी होता है। जैसा स्पष्ट है, ऐसी ग्रंथियों की कोई नलिका नहीं होती जो ग्रंथि में उत्पन्न अंतःस्राव में रासायनिक द्रव्य को हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। हार्मोन्स की खोज सर्वप्रथम सन 1902 में वेनेलिस तथा स्टॉलिंग ने की थी। हार्मोन्स बाद में नष्ट हो जाते हैं। कई नलिका विहीन ग्रंथियों के कार्य एक दूसरे पर अवलंबित रहते हैं, मतलब इनके कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। समस्त शरीर के कार्य और स्थिति के आधार पर निम्नलिखित नलिका विहीन ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला है पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि, तीसरा पैराथायराइड ग्रंथि, फिर है थाइमस ग्रंथि या बाल ग्रंथि, फिर पीनियल ग्रंथि, पेड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ओवरी या रजःपिंड, और नोवा है टेस्टिकल या वृषण। ये है पहला पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। यह लाल तथा भूरे रंग की बिना जोड़ वाली ग्रंथि है। यह अग्र मस्तिष्क के नीचे पश्च भाग के भीतर स्थित एक गड्ढे में, जिसे पीयूष खात कहते हैं, में स्थित होती है। इस ग्रंथि का आकार मक्के के दाने के जैसा होता है। औरतों में बड़ी और गर्भावस्था में काफ़ी बड़ी हो जाती है। इस ग्रंथि के भी दो भाग हैं। पहला है सबसे बड़ा अग्रपिंड और दूसरा है छोटा पश्चपिंड। ये बच्चों आपको चित्र में दिख रही है। ये मनुष्य के मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। अग्रभाग के कार्य यह शारीरिक वृद्धि एवं विकास विनिमय करता है। इस ग्रंथि में से बहुत से हार्मोन्स पैदा होते हैं और प्रत्येक कार्य को संपादित करने के लिए अलग अलग तरह के हार्मोन्स होते हैं। आपको ये चित्र में दिख रहा है। इसमें स्त्री और पुरुष के जो हार्मोन्स होते हैं, जो ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों को दिखाया गया है। फिर है वृद्धि हार्मोन्स। इसे सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन्स कहते हैं। इसकी अधिकता में 7 फुट लंबा व्यक्ति हो जाता है और बहुत कम मात्रा में निकलने पर 70 से 80 सेंटीमीटर तक बौना रह जाता है। इससे व्यक्ति की ऊंचाई निर्धारित होती है। अगर हार्मोन्स अधिक है तो व्यक्ति ज़्यादा लंबा होगा, और यदि हार्मोन्स की कम है तो व्यक्ति की ऊंचाई कम हो जाएगी। इसका दूसरा है थोइरोट्रॉफिक हार्मोन्स। तो थायराइड ग्रंथि को प्रेरित कर शरीर वृद्धि को सामान्य बनाता है। फिर इसका तीसरा है गोनेडोट्रोइक हार्मोन्स।
जनन अंगों के कार्यों पर नियंत्रण करता है और यह सक्रिय बनाता है। फिर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। यह स्त्रियों में पाया जाता है और गर्भाशय और गर्भधारण करने में यह हार्मोन सहायता करता है। फिर है लेक्टोजेनिक या प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। यह स्त्रियों में पाया जाता है। फिर है छोटा पश्चपिंड। इस पिंड से पिट्यूरिन हार्मोन निकलता है। इसमें मुख्यतः वैसोप्रेसिन तथा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है। वैसोप्रेसिन शरीर के मूत्र विसर्जन तथा उत्पादन को नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की पेशियों को सिकोड़कर प्रसव पीड़ा पैदा करता है। इसका प्रभाव गर्भकाल की समाप्ति पर होता है, क्योंकि मादा लिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रवण कम होता है। शिशु जन्म के बाद गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाना आदि। मुख्यतः पिट्यूटरी हार्मोन्स अरेखित पेशियों से बने अंगों को सिकोड़ने का काम करता है। आंत्रपित्ताशय, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, गर्भाशय, रक्तवाहिनी आदि। फिर है थायराइड ग्रंथि। यह दूसरी ग्रंथि है। यह ग्रंथि मानव की गर्दन में कंठ के दोनों ओर अंग्रेजी के शब्द एच की बनावट में स्थित है, अर्थात दो पिंडों की बनी होती है। इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स निकलता है। इस हार्मोन्स में आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। आयोडीन की कम मात्रा भोजन से प्राप्त होने पर फूल जाती है, जिसे घेंघा कहते हैं और घेंघा रोग हो जाता है, क्योंकि आयोडीन शरीर को कम मात्रा में प्राप्त होता है। इस हार्मोन्स की अधिक मात्रा स्त्रवित होने पर भोजन का ऑक्सीजन तेजी से होता है, हृदय धड़कन बढ़ जाती है और आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं। जब यह हार्मोन्स कम मात्रा में उत्पन्न होता है तो हृदय की धड़कन, O2 ऑक्सीजन की खपत, हड्डियों की वृद्धि, शरीर पर मस्तिष्क का विकास घट जाता है। ऐसे बच्चों की तोंद निकली रहती है, होंठ मोटे तथा जीभ बाहर निकल जाती है। यह देखिए, ये है थायराइड ग्रंथि। यह मनुष्य के गर्दन में, गले में स्थित होती है और इसकी बनावट अंग्रेजी के एच अक्षर की भांति होती है। ये है कुछ विभिन्न ग्रंथियां हैं, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स और उनसे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका ये चित्र है। फिर है तीसरी ग्रंथि पैराथायराइड ग्रंथि। यह थायराइड ग्रंथि के पीछे 4 छोटी छोटी अंडाकार ग्रंथियां होती हैं। इसमें पैराथार्मोन नामक हार्मोन स्त्रवित होता है, जिसे PTH भी कहते हैं। यह हार्मोन्स मुख्यतः पेशी संकुचन, प्रेरणा, संवाहन, हृदय स्पंदन, रक्त का जमना, अस्थि निर्माण, अंडाणु निषेचन आदि है। यह शरीर में कैल्शियम की एक आवश्यक तथा निश्चित मात्रा को बनाए रखता है। इस कार्य में विटामिन डी बहुत सहयोग करता है। इसके अल्प स्त्रवण होने से शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम तथा फॉस्फेट अधिक होते हैं, जिससे पेशियों में ऐंठन तथा कंपन होता है। दांतों, हड्डियों, बालों तथा मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता। इस हार्मोन्स के अधिक स्त्रवण से रक्त में कैल्शियम की वृद्धि हो जाती है, जिससे पेशियों व तंत्रिकाएं क्षीण हो जाती हैं, मूत्र की मात्रा बढ़ती है और भूख मर जाती है, कब्ज हो जाता है और वृक्क में पथरी पड़ने का भी खतरा हो जाता है। चौथी है थाइमस ग्रंथि। यह 8 से 14 वर्ष तक के बच्चों की वक्ष गुहा में हृदय के पीछे स्थित होती है। यह बच्चे के जन्म के समय से ही विकसित होती है। इसके बाद उम्र बढ़ती है, इसका आकार घटता है तथा वृद्धावस्था में एक धागानुमा रह जाती है। यह थाइमोसिन हार्मोन्स बनाता है,
जो जीवाणुओं को नष्ट करके प्रतिरक्षी पदार्थ की वृद्धि करता है। यह चित्र है जिसमें थाइमस ग्रंथि को दिखाया गया है और जो थाइमोसिन नामक हार्मोन्स को बनाता है। अब है पीनियल ग्रंथि। यह मस्तिष्क के पीछे भाग में स्थित है। यह छोटी लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। इसे एपिफाइसिस सेरेब्री भी कहते हैं। इससे मेलेटोनिन हार्मोन्स निकलता है। इसके कार्य हैं, यह जननांगों के विकास तथा उनके कार्य का अवरोधन करता है। अतः इसका रस स्त्री एवं पुरुष की बाहरी बनावट उत्पन्न करने का कार्य करता है। जैसे पुरुषों में दाढ़ी आना, आवाज का भारी होना, पुरुषों के शरीर पर स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बाल होना, स्त्रियों के अंगों का विकसित होना। यदि इस ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो यह एक जैविक घड़ी का काम करती है। यही कारण है कि जन्म से मानव बच्चों में यौवनावस्था जल्दी आ जाती है, क्योंकि प्रकाश प्रेरणा के अभाव में मेलेटोनिन का संकुचित स्रवण नहीं होता। फिर है अधिवृक्क ग्रंथि। यह प्रत्येक वक्र के अग्रसिरे पर छोटी सिकुड़ी हुई भूरी टोपी के समान स्थित होती है, जिससे एड्रेनालिन हार्मोन्स निकलता है। इसका स्रवण आकस्मिक आवश्यकताओं में अधिक होता है, जैसे डर, क्रोध, पीड़ा, अपमान, दुर्घटना, बेचैनी, मस्तिष्क तनाव। ये देख रहे हैं, ये है अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि की संरचना। मानसिक तनाव, अचानक कोई रोग हो जाने पर विषैले पदार्थ शरीर में पहुंच जाना आदि। उपरोक्त क्रियाओं में होने से हृदय धड़कन, श्वास दर, उपापचय दर, रक्त में ग्लूकोज एवं वसीय अम्लों की मात्रा आदि बढ़ जाती है। यकृत में ग्लाइकोजन ग्लूकोज बदलती है। शरीर में अधिक शक्ति आ जाती है। जब यह कम मात्रा में स्रवित होता है तो मूत्र के साथ सोडियम अधिक मात्रा में शरीर से निकल जाने पर निर्जलीकरण हो जाता है, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं, और रक्त दाब घट जाता है। शरीर में शक्कर की कमी हो जाती है। यह जीवन रक्षक हार्मोन्स कहलाता है। अधिक मात्रा में स्रवित होने पर मधुमेह रोग हो जाता है, रक्त दाब बढ़ता है और शरीर जगह जगह फूल जाता है। शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाती है तथा लकवा होने का भय रहता है। हड्डियां गलने लगती हैं। लड़कियों में लड़कों के लक्षण मोटी आवाज़, दाढ़ी मूंछ का विकास, बांझपन हो सकता है। लड़कों में लैंगिक परिपक्वता जल्दी आती है। ये संख्या में 2 रहती हैं, प्रत्येक गुर्दे के ऊपर रहती है। इनके एड्रेनालिन हार्मोन्स का प्रभाव हृदय की गति, श्वास क्रिया, त्वचा, गालों के रंग, रक्त नलिकाओं, यकृत में ग्लाइकोजन को निकालने पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसका हार्मोन्स नाड़ियों तथा पेशियों को उत्तेजित करता है तथा शारीरिक चेष्टाओं को बढ़ाता है। हृदय तीव्रता से कार्य करता है, पसीना अधिक आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं एवं मांसपेशियों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। जब अधिवृक्क ठीक से कार्य नहीं कर पाते हैं तब मस्तिष्क अस्त व्यस्त हो जाता है और हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, मांसपेशियां शिथिल पड़ जाती हैं एवं निर्बल हो जाती हैं, रक्तचाप बंद हो जाता है, अंगों में पीड़ा और सुस्ती प्रतीत होने लगती है। फिर है 7वां लैंगरहैंस के आइसोलेट। अग्नेयाशय में कुछ अति सूक्ष्म कोश होते हैं जो कि केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही देखे जा सकते हैं। इनका रस कार्बोज के अभिपचन और अभिशोषण में मांसपेशियों और तंतुओं की सहायता पहुंचाता है। इससे जो हार्मोन्स बनता है उसे इंसुलिन कहते हैं। इस हार्मोन्स के अभाव में डायबिटीज या मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। यदि हमारे रक्त में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो रक्त में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन अधिक मात्रा निकलने पर दृष्टि जन क्षमता घटती है, थकावट, मूर्छा आने लगती है और अंत में मृत्यु भी हो जाती है। रोगी को मधुमेह के इलाज के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं।
8वां है अंडाशय। प्रत्येक स्त्री के कटिभाग में 2 ग्रंथियां रहती हैं। ये ग्रंथियां गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती हैं। इनका आकार अंडाकृति का होता है। लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर होती है। अंडाशय में एस्ट्रोजन हार्मोन्स तैयार होते हैं। उनमें स्त्रियों को यौवनावस्था प्राप्त होती है। एक विशेष अवस्था के बाद स्त्रियों में जननेंद्रिय, नितंब और स्तनों का विकास होता है। इन्हीं ग्रंथियों के अंतःस्राव पर आधारित होता है। अंडाशय स्त्रियों को संतानोत्पत्ति योग्य बनाते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन्स गर्भावस्था की समाप्ति पर बनाते हैं, जो शिशु जन्म को आसान बनाता है। वृषण। प्रत्येक पुरुष में भी शुक्राणु उत्पादन हेतु 2 ग्रंथियां होती हैं। वृषण जंघाओं के बीच, शिश्न के आसपास त्वचा की थैलियों में लटकते हुए होते हैं। प्रत्येक ग्रंथि की लंबाई 4 सेंटीमीटर रहती है। उसकी भीतरी रचना में सूक्ष्म नलिकाओं के वलय दिखाई देते हैं। वृषण की पेशियों को एंड्रोजेंस हार्मोन्स कहते हैं। उससे किशोर बालकों में युवावस्था के लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे लड़कों में मूंछ और छाती पर बाल आना, टेटुए का गणना और आवाज का भारी होना इत्यादि पुरुषों के द्वितीय श्रेणी के लिंग विशेष हैं। इसके साथ पुरुषों में कर्तव्य, उत्साह, साहस आदि की इच्छा वृद्धि होती है। विशेष शरीर की सबसे बड़ी नलिका विहीन ग्रंथि प्लीहा है। श्वेत करोड़ का निर्माण और रोगाणुओं का विनाश इसके मुख्य कार्य है। इसके अलावा लाल रक्त कणों का निस्तारण ही प्लीहा की पेशियों द्वारा होता है। प्लीहा से उत्पन्न अंतःस्रावी किसी नलिका द्वारा आहार नली में ले जाया जाता है। प्लीहा को भी एक नलिका विहीन ग्रंथि माना गया है, जिससे जनक में नर व मादा हार्मोन्स बनते हैं, जो लिंग के अनुसार वृद्धि करते हैं। जब हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है, जो लड़के में लड़की तथा लड़की में लड़का के लक्षण पाए जाते हैं। ऊतक द्रव्य में स्त्रवित होने वाले हार्मोन्स। पोस्टग्लैंडिस यवरक जंतु शुक्राणुओं, थाइमस, मस्तिष्क आदि में स्त्रवित होता है। अरेखित पेशियों को संकुचित करता है। गर्भ निरोध, प्रसव पीड़ा प्रारंभ करना, गर्भपात, दमा आदि में उपयोग होता है। फिरोमोन्स यह स्पर्श, दृष्टि, ध्वनि, स्वाद एवं गंध की और ज्ञान की शक्ति को बढ़ाता है। जरायु से कोरियोनल गोनेस्ट्रोपिन तथा आक्लीय लैक्टोजन का स्रवण होता है। गर्भकाल के प्रारंभ में अधिक स्रवित होता है, जो मूत्र के साथ बाहर आता है। इसी से गर्भाशय की जांच की जाती है। 3 महीने के बाद गर्भाशय की पेशियों के संकुचन को रोकता है, जिससे गर्भपात नहीं होता। यदि इसका स्रवण कम होता जाए तो गर्भपात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब आहार नाल में स्थित ग्रंथियां। आमाशय की म्यूकोशा की कोशिकाओं से एक हार्मोन गैस्ट्रिन स्रावित करता है, जो रुधिर परिसंचरण द्वारा आमाशय में जाकर उसकी जठर ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, जिससे जठर रस अधिक मात्रा में बनने लगता है। इसी प्रकार गृहिणी की पेशियों में सीक्रेटिन तथा कोलेसिस्टोइन नामक हार्मोन्स बनते हैं, जो रुधिर परिसंचरण द्वारा क्रमशः अग्न्याशय तथा यकृत को उत्तेजित करते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है और उसके क्या कार्य हैं। तो पीयूष ग्रंथि यह अग्रपाली, इस पाली से हार्मोन्स 11 हार्मोन्स निकलते हैं। कुछ मुख्य यहाँ पर दिए गए हैं। वृद्धि हार्मोन्स या सीमेटोट्रॉफिक हार्मोन्स, जो बाल्यावस्था में अधिक निकलने से महाकाय, बाल्यावस्था में कम निकलने से जो बौना बना देता है, वयस्क में अधिक निकलने से, ये इसके विभिन्न कार्य हैं। इसके बाद थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, जो अभी हमने पढ़ा उसी का है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है और उसके शरीर में क्या कार्य हैं। फिर है जनन ग्रंथि, पीनियल बॉडी, थाइमस ग्रंथि, अग्न्याशय की ग्रंथि और आहार नाल में स्थित ग्रंथियाँ। इनसे निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं और उनके विभिन्न कार्य कौन कौन से हैं। बच्चों, यहाँ पर है अभ्यास कार्य, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे, कॉपी में नोट करेंगे और उनको याद
करेंगे।